हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू के टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट का एक आर्टिकल है. इट इज नथिंग बट एन इलैबोरेशन ऑन द थंबनेल you just saw. Why is a star planet pair emitting radio signals? देखिए, हम यहाँ पे पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या है, क्या आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और फिर साथ ही में हम देखेंगे कि क्यों इस बार के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो देखिए, आपको पता है कि साइंस के लिए सबसे फैसिनेटिंग चीज यही है कि क्या एक एलियन वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, क्या एलियंस होते हैं, क्या कोई ऐसा प्लैनेट है, क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. यही सबसे बड़ी फैसिनेटिंग चीज है पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए. तो उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ पता चला है. एन एलियन वर्ल्ड कॉल्ड YZ SETI B हैज सडनली बिकम द साइनोशोर ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स. अब YZ SETI B क्या है? देखिए, प्रीलिम्स में या तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि YZ SETI B रिसेंटली सीन इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस साइंस या कुछ भी, क्या है ये, ठीक है. तो फिर ऑफ कोर्स उसमें ऑप्शंस में एक सैटेलाइट, एक रॉकेट व्हीकल और एक ऑप्शन दिया है एक्सो प्लैनेट. तो आपको पता होना चाहिए कि एक रॉकी एक्सो प्लैनेट है, ठीक है. तो YZ SETI B पे चांसेस हैं कि ये हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो क्या है YZ SETI B? इट्स रॉकी अर्थ साइज्ड exoplanet which is rotating around a star. अब देखिए क्या है, आप जानते हैं कि हर एक अगर हम अपनी बात करें तो हमारा एक स्टार है जिसका नाम सन है, ठीक है. तो हम उसके आसपास घूम रहे हैं. वैसे ही ये, क्योंकि YZ SETI B जो है ये एक एक्सो प्लैनेट है तो प्लैनेट ही है ना, तो इसका एक स्टार होगा खुद का. तो YZ SETI B का जो स्टार है वो YZ SETI है. इसीलिए जो आपने यहाँ पे स्टार प्लैनेट पेयर पढ़ा, उसमें स्टार है YZ SETI और प्लैनेट है YZ SETI B. अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल रहा है? कुछ रिपीटेड रेडियो सिग्नल्स मिल रहे हैं, ओके. तो इस वजह से हमें अब हमें रेडियो सिग्नल्स रिपीटेड वे में मिल रहे हैं, अर्थ पे हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं. तो हमें ये पता चलता है कि इस प्लैनेट के पास, इस एक्सो प्लैनेट के पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड है. और आप जानते हैं कि खुद की मैग्नेटिक फील्ड होना एक प्री रिक्विसाइट है अगर एक प्लैनेट को हैबिटेबल बनना है तो आपको ये पता, देखिए कुछ चीजें रिसेंटली स्पेस साइंसेज में इतना कुछ हुआ है पिछले एक साल में, क्योंकि देखिए जो हमारे स्पेस वेंचर्स हैं इसरो के, इंडिया के, वो बढ़ते जा रहे हैं. हम एक कमर्शियल मार्केट में भी एंटर कर चुके हैं. हम कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज से उनकी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए. लॉट इज हैपनिंग इनटू स्पेस. हमने जब आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया तो जो 75 विलेज गर्ल्स थी, फिर उनका हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया. बहुत सारा लॉट हैज बिन हैपनिंग लेटली, ठीक है. तो इसीलिए आपको स्पेस साइंसेस की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है. इस पे आप अगर अपने PYQs पढ़ेंगे प्रीलिम्स के तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो रिपीट कैसे हो सकता है? मे बी कुछ 4-5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं स्पेस से रिलेटेड, और उसमें एक स्टेटमेंट गोल्डीलॉक्स जोन से रिलेटेड है. फिर एक स्टेटमेंट ये दी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों जरूरी है एक हैबिटेबल प्लैनेट बनने के लिए, और आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस चीज के बारे में. तो वही सारी चीजें आज हम यहाँ पे देखेंगे. अब देखिए क्या डिस्कवरी की गई है. जैसे कि मैंने बताया कि ये YZ SETI जो स्टार है और जो एक्सो प्लैनेट है YZ SETI B, ओके. तो ये दोनों इन दोनों की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और उस इंटरेक्शन की वजह से, उस दोनों की इंटरेक्शन की वजह से ये बेसिकली जनरेट हो रहे हैं रेडियो सिग्नल्स, ओके. अब व्हाई डज द मैग्नेटिक फील्ड मैटर? अब देखिए क्या है, जैसे अगर हम बात करें अपने सन की, तो जब सन आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी या उसकी एनर्जी सर्जेस होती हैं कभी कभी, तो हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है अर्थ का वो डिसरप्ट हो सकता है. इनफैक्ट जो सैटेलाइट्स हमें ऑर्बिट कर रही हैं वो डैमेज हो सकती हैं. उसी तरह अगर ये जो इंटेंस आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी हम देख रहे हैं ये स्टार एक्सो प्लैनेट के एक्सचेंज की वजह से या इंटरेक्शन की वजह से, ये प्रोड्यूस कर रही हैं स्पेक्टेक्युलर ऑरोरल लाइट्स को, ठीक है, जिस वजह से ऑफ कोर्स हमें रेडियो वेव्स मिल रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स दे हैव बीन स्ट्रॉन्ग इनफ. अगर हम इसे पिकअप कर पा रहे हैं अर्थ पे तो दे हैव बीन स्ट्रॉन्ग इनफ, और इससे हमें पता चलता है कि ये इनके पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड है.
ओके अब देखिए यहाँ पे लिखा है वाई व्हाट डज दिस मीन फॉर वाईजी सेटी बी। अब देखिए पहली बात तो जो वाईजी सेटी बी है इस प्लैनेट की बहुत ही छोटी ऑर्बिट है अपने स्टार के आसपास। बहुत छोटी ऑर्बिट का मतलब ये है कि बहुत ही कम दिनों में, कम अर्थ डेज में ये अपने पूरे स्टार को सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, हमें तो काफी टाइम लगता है, काफी 300 से ज्यादा दिन लग रहे हैं, इनको कुछ ही दिन लगते हैं। ठीक है, टू हैव एन एटमॉस्फेयर एंड सस्टेन वाटर। अब आप जानते हैं गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब क्या है कि आप जब अपने स्टार के एक ऐसे डिस्टेंस पे, ऑप्टिमल डिस्टेंस पे ऑर्बिट कर रहे हैं एक ऐसा प्लैनेट कि वो जो डिस्टेंस है वो हैबिटेबल रीजन है, वहां पे बहुत सर्दी नहीं है, बहुत गर्मी नहीं है, खुद का एटमॉस्फेयर रिटेन किया जा सकता है, पानी सस्टेन किया जा सकता है, विंड्स ब्लो ऑफ नहीं हो रही हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली गोल्डीलॉक्स जोन बनाती हैं। ठीक है, तो आपको अगर खुद का अपने प्लैनेट को अगर खुद का एटमॉस्फेयर चाहिए, पानी सस्टेन करना है, तो आपको अपने स्टार से एक सर्टेन डिस्टेंस पे होना पड़ता है, जिस रीजन को हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। अगर देखिए आप बहुत ही पास हैं तो आप जल जाएंगे, द प्लैनेट वुड बी बर्न्ट इटसेल्फ। ओके और अगर आप बहुत दूर हैं तो आप फ्रीज हो जाएंगे, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा। तो देखिए अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे स्टार प्लैनेट सिस्टम्स को जो आज तक एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है, उसमें से 30% ऐसे जो सिस्टम्स हैं उसमें गोल्डीलॉक्स जोन है। तो इतना कॉमन है गोल्डीलॉक्स जोन का प्रेजेंस अभी तक हमने देखा। लेकिन फिर ये इतनी बड़ी न्यूज कैसे बन गई और हम इसको एलियन और ये सब वगैरह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहली बार ऐसा है कि इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का होना और हैबिटेबल जोन में होना, या इस तरह का कुछ जो हम प्रोबेबल बातें कर रहे हैं, वो पहली बार है कि एक इतने छोटे एक्सोप्लैनेट के लिए हमने देखा है। सो ऑन स्मॉलर रॉकी एक्सोप्लैनेट ये पहली बार है कि हम इस तरह का कुछ डिटेक्ट कर पाए हैं। Okay, so this is why this is huge. This is important because the survival. अब देखिए एक और क्वेश्चन जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्या करती है। Okay, so I would read it first and then explain to you. This is important because the survival of a planet's atmosphere may well depend on its having or not having a strong magnetic field, since the field protects its atmosphere from being eroded by the charged particles फ्रॉम इट्स स्टार। अगर आपके पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फिर जो आपका एटमॉस्फेयर है वो ही इरोड हो जाएगा आपके स्टार के चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको उससे प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? क्यूरियसली मार्स ऑर्बिटिंग द सन at a safe distance has a similar story to tell. बेसिकली यही बता रहे हैं कि मार्स पे भी लाइफ हो सकती थी, है ना, लेकिन मार्स और अर्थ आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट अच्छे डिस्टेंस पे है जहां पे लाइफ हो सकती थी, अपने सन से अच्छे डिस्टेंस पे है, ऑप्टिमल डिस्टेंस पे है। लेकिन हुआ क्या, है ना, बिलियंस ऑफ इयर्स अगो एक प्लैनेट पे यानी कि अर्थ पे लाइफ शुरू हो गई, खुद का एटमॉस्फेरिक सिस्टम था, सब कुछ हो गया, लेकिन एक प्लैनेट पे नहीं हुआ। ठीक है, तो इट्स एटमॉस्फेयर वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ, राइट। तो हम देखते हैं वाईजी सेटी बी के केस में क्या है। तो इसीलिए ये सब चीजें देखने के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। अब देखिए हम इंडियन एक्सप्रेस के कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स भी हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। की सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स दैट मूव द नीडल ऑन LGBTQ राइट्स। अब देखिए मैं आपको ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। आप इस बार का यानी कि 2022 का क्वेश्चन पेपर उठाइए, आपको उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स बताइए। ठीक है, ऑफ कोर्स द क्वेश्चन इज इन अ डिफरेंट वर्डिंग, पर मैं उसके लिए उसको आपको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। तो इससे आपको ये पता चलता है कि मैरिज के ऊपर, LGBTQ, राइट टू प्रिवेसी के ऊपर, है ना, इस पे आपसे पूछा जाता, आप एटलीस्ट 4 से 5 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स तो लिखेंगे। जब डायरेक्टली क्वेश्चन ही सिर्फ इतना है कि कैसे जुडिशलाइजेशन ऑफ अ टॉपिक हो रहा है, तो आप कम से कम 5 जजमेंट्स तो लिख के आएंगे, तो आपको याद भी होनी चाहिए और पता भी होनी चाहिए। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैरिज का कॉन्सेप्ट, राइट टू प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट, LGBTQ राइट का कॉन्सेप्ट, है ना, ये सारी चीजें कैसे इवॉल्व हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। ठीक है, ऑफ कोर्स सोसाइटल लेजिटिमेसी का भी इसमें एक डायमेंशन हो सकता है। तो इसीलिए आपको कम से कम 5 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स तो याद होनी चाहिए कि कैसे इवॉल्व हुआ, है ना। तो आप ऑफ कोर्स उस क्रोनोलॉजी में लिखेंगे कि पहले देखिए ऐसा हुआ, फिर उसके बाद इवॉल्व होते होते सी वेयर वी आर टुडे। अभी तो देखिए हियरिंग चल रही है सेम सेक्स मैरिज पे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये इसमें एक और ऐड कर देगी, और क्योंकि बहुत रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है तो लास्ट पॉइंट आपका ऑफ कोर्स वो होगा आपके मेंस लिखने से पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है।
और साथ साथ में यहाँ पे कैसे ये जो जजमेंट्स थी वो प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट बन गई, मैं वो भी बताऊंगी साथ में, और आप PYQ से मैच कर सकते हैं उसको। अब देखिए, here are some of the key cases that trace the shift in the law over the years. नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या हुआ था इससे पहले कि मेरी सजेशन आपको ये है कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को लिखने से पहले आप पहला पॉइंट लिखें सुरेश कौशल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुरेश कौशल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बेसिकली क्या हुआ था, इसमें अपहोल्ड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सेक्शन 377 की, यानी कि आईपीसी के सेक्शन 377 की। अब तो आप जानते हैं कि जो उसका एक पोर्शन है वो के डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है होमोसेक्सुअल सेक्स को। खैर, लेकिन आपको ये पहला आपको पॉइंट लिखना है सुरेश कौशल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया गया था। फिर सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ ताकि you can see things in perspective. तो सेकंड पॉइंट आपको मिलता है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये कुछ ही महीनों बाद हो रहा है, सुरेश कौशल केस के कुछ ही महीनों बाद, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली अफर्म किया जाता है सुप्रीम कोर्ट बेंच द्वारा कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स के आर्टिकल 14 के तहत, आर्टिकल 15 के तहत, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आप कभी भी ट्रांसजेंडर्स पे कोई भी इस तरह का आंसर लिख रहे हैं 14, 15, 19, 21, ये आर्टिकल्स तो एग्जामिनर चाहेगा कि सबको रटे हो और वो आप छाप के आए वहां पे। तो एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से हमें पता चलता है कि इसमें अपहोल्ड किया गया था कि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो सबके लिए है ना, तो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी हैं, ठीक है। इन नालसा द कोर्ट अग्रीड विद वर्चुअली द सेम आर्ग्यूमेंट्स। तो जो सुरेश कौशल में जो आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने रिजेक्ट की थी उन्होंने उन्हीं से अग्री किया, ऑल्दो यहाँ पे उन्होंने सुरेश कौशल को कि हमसे गलती हो गई उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने राइट्स को अपहोल्ड किया। तो आप यहाँ पे बेसिक पहला पॉइंट हमने देख लिया, सुरेश कौशल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हमने क्या देखा, सेक्शन 377 was upheld. Point number 2, NALSA versus Union of India, constitutional rights under Article 14, 15, 19, 21 of transgender people were upheld. Point number 3 पे अब हम आते हैं, ओके, KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन ऑफ कोर्स इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में द कोर्ट अपहेल्ड द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू डिसाइड देयर जेंडर एंड डायरेक्टेड द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कि आप लीगल रिकॉग्निशन दो उनके जेंडर आइडेंटिटी को। वो खुद जैसे भी खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट इज देयर राइट, है ना, तो वो जैसे भी कर रहे हैं तो आप उसको लीगल आइडेंटिटी दो। सिर्फ हर जगह फॉर्म्स में ऑप्शन में सिर्फ मेल फीमेल क्यों, वोट करते समय मेल फीमेल क्यों, ऑप्शन दो। हर एक रिक्रूटमेंट हो रही है सरकारी या कुछ भी हो उसमें मेल फीमेल थर्ड जेंडर होना चाहिए। तो ये आता है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से। पॉइंट नंबर 3, KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। You of course know this Supreme Court judgment as the right to privacy judgment, पुट्टास्वामी जजमेंट। तो वही बेसिकली यहाँ पे आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आई वुड सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू। द व्यू इन कौशल दैट द हाई कोर्ट हैड erroneously relied upon international precedents in an anxiety to protect the so-called rights of LGBT persons। अब देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे जो कौशल केस था, सुरेश कौशल केस था, उसमें एक्चुअली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने क्या किया था, एक हाई कोर्ट की रूलिंग को स्ट्राइक डाउन किया था सॉर्ट ऑफ, ठीक है, और कहा था कि हाई कोर्ट ने इस एंजाइटी में कि हमें इंटरनेशनल लोगों को देख के, अब्रॉड के प्रेसिडेंट्स को देख के कि हर जगह सेम सेक्स मैरिजेस या लीगलाइज किया जा रहा है सेम सेक्स यूनियंस को, इस एंजाइटी में कि हम ना पीछे रह जाएं, हाई कोर्ट ने जो सो कॉल्ड, प्लीज इस पे एम्फेसिस दे रही हूं मैं, जो सो कॉल्ड LGBT पर्सन्स के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए ये जजमेंट दे दी। तो कौशल केस में बेसिकली बेंच ने ये कहा कि ये सही नहीं है, हम हाई कोर्ट की उस रूलिंग को सही नहीं मानते, ठीक है। तो द एक्सप्रेशन सो, तो अब देखिए यहाँ पे अब हम आ रहे हैं केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो जो सो कॉल्ड बेसिकली आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया अपनी रूलिंग में कौशल केस में, इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, क्योंकि सो कॉल्ड राइट्स नहीं है, वही राइट्स है जो सबके पास है, रियल राइट्स हैं, तो ये पुट्टास्वामी में हो रहा है, ठीक है। तो वही राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन पे स्थित हैं, निर्धारित हैं, जो सबके पास है, राइट टू लाइफ सबके पास है, ये तो आप इनहेरिट कर रहे हो, आप पैदा हो गए एज अ ह्यूमन, यू हैव ह्यूमन राइट, यू हैव राइट टू लाइफ, यू हैव राइट टू प्रिवेसी,
ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी है। दे dwell in privacy and dignity, they constitute the essence of liberty and freedom. Sexual orientation is an essential component of identity. Equal protection demands protection. Of course, देखिए तब तक इक्वालिटी का सवाल नहीं होता जब तक आप इक्वल प्रोटेक्शन उनकी आइडेंटिटी को ना दे दें। आप यही नहीं रिकॉग्नाइज करते कि आपके अलावा आपसे डिफरेंट कोई इंसान भी हो सकता है, तो आप उसको इक्वल कैसे समझोगे? ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा गया, और किसके द्वारा? ऑफ कोर्स none other than our current CJI DY चंद्रचूड़। ओके, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 आप ये भी जानते होंगे क्योंकि इसी के बेसिस पे, इस शैफिन जहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बेसिस पे ही आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि राइट टू मैरिज किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के तहत हमें मिलती है। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा आर्टिकल 19। ऑल्दो देखिए राइट टू मैरिज इज ऑफ कोर्स एक सेल्फ एक्सप्रेशन का तरीका, खुद के पार्टनर को चूज करने का एक राइट है ना, लेकिन ये आर्टिकल 21 के तहत आती है। और ये इसका जो बेसिकली बैकग्राउंड था उस क्वेश्चन का ये यही था, ठीक है। तो इसीलिए जो अब केस हियर किया जा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, वो जो भी उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, फॉलो कीजिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि वो बेसिकली उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ओके, शैफिन जहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था इन 2000, दिस इज मार्च 2018, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली केरला हाई कोर्ट की एक जजमेंट को सेट असाइड किया गया था, यानी कि आप बेसिकली कह सकते हैं उसको नलिफाई कर दिया गया था। केरला हाई कोर्ट ने क्या किया था? केरला हाई कोर्ट ने 24 साल की वुमन की मैरिज को अनल कर दिया था कि देखिए आपने इस्लाम में कन्वर्ट किया है ना, और एंड ऑल ऑफ दैट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि देखिए केरला हाई कोर्ट कौन होता है डिसाइड करने वाला कि कौन किससे शादी करेगा किससे नहीं करेगा, है ना। द राइट टू चूज वंस पार्टनर is a facet of a fundamental right to liberty and dignity. Okay, the choice of a partner whether within or out. अब देखिए यहाँ पे क्या या LGBT कहाँ से आ गया आप सोचेंगे आप, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर को चूज कर रहे हो, आप उससे शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैसे भी अपने पार्टनर को चूज कर रहे हो, इट लाइज विद इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ ईच इंडिविजुअल. Intimacies of marriage lie within a core zone of privacy which is inviolable. आपको अपनी जिंदगी पूरी किसके साथ बितानी है एज अ पार्टनर इन वॉट एवर सेंस, ये तो सबसे बड़ा प्रिवेसी का टेनेट है. द एब्सोल्यूट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू चूज अ लाइफ पार्टनर इज नॉट इन द लीस्ट अफेक्टेड. भाई यहाँ पे फेथ कहाँ से आ गया? यहाँ मैं सुप्रीम कोर्ट की टोन ले रही हूँ, ठीक है. सोशल अप्रूवल, देखिए आपके ऐसे बहुत सारे डिसीजन होंगे ना जिसको सोशल अप्रूवल नहीं मिलता होगा, आपके ऐसे बहुत सारे पर्सनल डिसीजंस होंगे. तो शादी भी मे बी वैसा ही एक डिसीजन है. आप जिससे शादी कर रहे हैं, क्या पता कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कास्ट कम्युनिटी, या क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट उस पर बात करेगा इसीलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ, वो उसको अप्रूव नहीं करता तो आप फिर छोड़ देंगे अपने पार्टनर को. ऐसा तो नहीं हो सकता. तो सोशल अप्रूवल है आपके उस यूनियन को या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये उसकी लेजिटिमेसी डिटरमाइन नहीं करेगा. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये भी मार्च 2018 का ही केस है. दिस इज अ 3 जज बेंच ऑन द सुप्रीम कोर्ट. ओके, तो इसमें बेसिकली क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, शक्ति वाहिनी तो आप बहुत सारे जगहों पे लिख सकते हो, शक्ति वाहिनी केस 2018. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए हैं डायरेक्टिव्स के ऑनर किलिंग्स जो हो रही हैं खाप पंचायत के बिहाफ पे, ठीक है, उसको बेसिकली प्रिवेंट किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए उन लोगों को जो इन पंचायत के अप्रूवल के बिना शादी करते हैं, ठीक है. और कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया, देखिए जो राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर है वो अगेन इट इज अ फंडामेंटल राइट. When two adults consensually choose each other as life partners, it is a manifestation of their choice, which is recognized under Article 19 and 21. And rightly so, इस वजह से लोग confuse हो गए, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जब बोल दिया गया कि right to liberty and dignity के तहत, तो ये शैफिन जहान, इसीलिए मैंने बताया कि context ये था. Okay. Such a right has the sanction of constitutional. तो देखिए आपको सोसाइटी की सैंक्शन है नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सैंक्शन है, that is it. And once that is recognized, the said right needs to be protected and it cannot succumb to the conception of class honor or group thinking which is conceived of on some notion that remotely does not have any legitimacy. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इट इज वेरी प्रोबेबल जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं और वहां पे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इवॉल्व हुई हैं या जुडिशरी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है LGBT राइट्स पे या मैरिज के कॉन्सेप्ट पे, तो आपको
सिर्फ और सिर्फ नवतेज जौहर ही याद आए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए आई हैव टेकन अप दिस पर्टिकुलर आर्टिकल हियर, ठीक है। तो जो नवतेज जौहर केस है वो अगस्त 2018, आप समझ रहे हैं 2018 कितना इंपॉर्टेंट ईयर था। तो अगस्त 2018 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट सुनती है एक क्यूरेटिव पिटिशन अगेंस्ट द कौशल रूलिंग। फिर से सब कुछ, इसीलिए मैंने बताया पहला पॉइंट आपका कौशल रूलिंग होना चाहिए, इनको भी वही देना चाहिए था, बट नन ऑफ दिस इज अ वेरी गुड मटेरियल। तो कौशल रूलिंग की बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को दोबारा यहाँ पे उठाया गया, ठीक है। क्यूरेटिव पिटिशन है, पहले तो आप रूल कर चुके हो कि नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, तो अब दोबारा उसी पे आ गए कि नहीं है वैलिड, ठीक है। तो रिव्यू पिटिशन के बाद फिर क्यूरेटिव पिटिशन आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्यूरेटिव पिटिशन सुनी थी नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एंड दे स्ट्रक डाउन आईपीसी सेक्शन 377 टू द एक्सटेंट जो भी पोर्शंस आईपीसी सेक्शन 377 के क्रिमिनलाइज कर रहे थे होमोसेक्सुअलिटी को, उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। The Navtej ruling essentially said that the LGBTQ community are equal citizens and underlined that there cannot be discrimination in law based on sexual orientation and gender. अब आते हैं, ये बहुत रीसेंट केस है, हमने इन वीडियोस में डिस्कस किया है, दीपिका सिंह वर्सेस CAT यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, बहुत ही रीसेंट केस, अगस्त 2022 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था इन द फेवर ऑफ अ वुमन, क्योंकि देखिए यहाँ इस वुमन को डिनाई किया गया था मैटरनिटी लीव। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ क्या हुआ था। यहाँ पे दीपिका सिंह जी की अगर हम बात करें तो इनके केस में क्या था, ये इन्होंने किसी से शादी की थी, और क्यों शादी की थी, क्योंकि छोटे छोटे 2 बच्चे थे अपने, जिनसे शादी की इन्होंने, जिस मैन से, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो सडनली अब्रप्टली उनकी जान चली गई थी किसी वजह से, और बहुत ही छोटे बच्चे थे, और तब इन्होंने उन बच्चों को संभालने के लिए बेसिकली शादी की थी, या जो भी रीजन होगा पर्सनल, मोर और लेस हमें यही पता है। तो उन बच्चों को पालने के लिए बेसिकली, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, तो जस्ट हुए ही थे पैदा थोड़े समय पहले, तो उनके लिए मैटरनिटी लीव ली थी इन्होंने। अब क्या हुआ, इनका खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड हुआ, खुद इन्होंने जन्म दिया थोड़े साल बाद, ठीक है। तो अब इनको मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही थी ऑन द प्रेमाइज के आप अपने नॉन बायोलॉजिकल चिल्ड्रन के लिए ऑलरेडी मैटरनिटी लीव ले चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी नहीं, इनको मैटरनिटी लीव मिलेगी क्योंकि ये तो इनका फर्स्ट बायोलॉजिकल चाइल्ड है। आई विल रीड इट फॉर यू। The Supreme Court in August last year decided in favor of a woman who was denied maternity leave for her first biological child on the ground that she had already availed the benefit for her 2 non-biological children. तो रूलिंग ने बोला कि देखिए फैमिली का कॉन्सेप्ट फ्लूइड है, एटिपिकल फैमिलीज भी तो हो सकती हैं, कौन कहता है कि फैमिली यही है ना। तो यहाँ पे बेसिकली एटिपिकल फैमिली जब आपने बोल दिया तो आपने क्वीर मैरिजेस को भी रिकॉग्नाइज कर दिया, उन्होंने मेंशन किया इंक्लूडिंग क्वीर मैरिजेस हमारे CJI ने, ठीक है। उस समय तो वो CJI नहीं थे खैर, विच कुड नॉट बी कन्फाइंड इन द ट्रेडिशनल पेरेंटिंग रूल्स। मैनी तो पेरेंटिंग सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए हो गई तो इस बच्चे के लिए अब नहीं लीव दी जा सकती, इट डजंट होल्ड, many families do not conform to this expectation to begin with. Familial relationships may take the form of domestic, unmarried partnerships or queer relationships. वो भी एक फैमिली चला सकते हैं, मे बी 2 लोगों ने अगर साथ रहना चूज किया और उन्होंने जो ऑलरेडी अभी तो अडॉप्शन अलाउड नहीं है, पर अडॉप्शन अलाउ किया गया, उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया, दे आर रनिंग अ फैमिली ऑफ देयर ओन फॉर जनरेशन से। व्हाट इन देयर केस, उनके केस में ना ही उनकी उस रिश्ते को कोई लीगल रिकॉग्निशन है, ना ही उनको कल को कोई भी इंश्योरेंस मिलनी है वो नहीं मिलेगी, है ना, कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हाउस होल्ड मे बी सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड मे बी, yes, for any number of reasons including the death of the spouse, separation or divorce. Similarly, the guardians and the caretakers who traditionally occupy the roles of the mother and the father of children may change, है ना, ऑफ कोर्स, कि मे बी रीमैरिज हो गई, अडॉप्शन हो गया, फॉस्टरिंग, उसकी वजह से वो भी तो चेंज होता रहता है। दीज मैनिफेस्टेशंस ऑफ लव एंड ऑफ फैमिलीज में नॉट बी टिपिकल but they are as real and as their traditional counterparts. Such atypical manifestations of the family unit are equally deserving not only of protection under the law but also the benefits available under social welfare legislation. यानी कि जो एक मैरिज के बाद आपको फॉर एग्जाम्पल आप डिवोर्स करते हैं तो उसके बाद जो एलिमनाई मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
वो अभी देखिए इसमें बातचीत तो नहीं हुई है, पर अगर हम इसका एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन लें तो मिलनी चाहिए भली, यहाँ पे एक हिंट दिया गया है. बिहाइंड पॉपुलेशन नंबर्स. नाउ पॉपुलेशन यू सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू दिस ईयर, एंड वी हैव जहाँ तक मुझे याद है कम से कम हमने 10 से 12 ऐसे डिटेल्ड एडिटोरियल्स या एक्सप्लेन्ड सेक्शन के आर्टिकल्स को डिस्कस किया है पॉपुलेशन पे, क्योंकि समथिंग और द अदर हैज़ बीन पॉपिंग अप ऑन पॉपुलेशन. अभी जैसे अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव की रिपोर्ट आई थी, हमने वो डिस्कस किया कि पॉपुलेशन बॉम्ब तो है ही नहीं. अब लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में GS1 का आप अपना सिलेबस उठाइए, GS1 के सिलेबस में आपको पॉपुलेशन एक टॉपिक मिलेगा. तो जब टॉपिक वहां पे लिखा है तो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उससे रिलेटेड जो भी रीसेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रिपेयर करें. और रीसेंट सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि हम चाइना को ओवरटेक कर रहे हैं, एंड वी हैव सॉर्ट ऑफ बिकम, ऑल्दो हमारा सेंसस नहीं हुआ, बट वी हैव डेफिनेटली, और वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड. राइट. सो ऑफ कोर्स द क्वेश्चन कैन बी कि क्या हमें पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है, ये वो है ना. तो लेकिन आपको ऐसा एंशियस आंसर नहीं लिखना, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए अवेलेबल है. ये भी तो अवेलेबल है कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स अगर आप चाइना की तरह करेंगे तो जो आज उनका हाल है वो हमारा भी हो सकता है. वर्कफोर्स ही कम होती जा रही है. जहां वन चाइल्ड पॉलिसी का नॉर्म था, वो भी क्रूअल मेथड से वन चाइल्ड पॉलिसी बेसिकली अप्लाई की जाती थी, इम्प्लीमेंट की जाती थी, वो देश आज कह रहे हैं हैव 3 children, हैव 3 babies, have them as soon as you get married and stay home. Nobody can stay home. पहले तो आपने इतने सालों से एक बच्चा, फिर उसके बाद जो सबके लाइफस्टाइल्स अलग हो गए हैं. women are working, you can't really ask them to sit home and have babies, that's not possible. So don't disrupt India. We shouldn't be implementing इस तरह के बहुत cruel measures, कि हम आपको राशन पानी नहीं देंगे अगर आप 2 बच्चों से ज़्यादा करें. कुछ नहीं करना चाहिए. कहीं कहीं जगहों पे तो इनफैक्ट एक से भी कम, जैसे आप दिल्ली का केस देखिए, लक्षद्वीप का केस देखिए, फर्टिलिटी रेट 1 से भी कम है. ठीक है. तो इन सारे केसेस की वजह से मे बी हमें इस टाइम पे कुछ ऐसा छेड़छानी नहीं करनी चाहिए. इंडिया के केसेस लेट इट बी, क्योंकि बात क्या है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है अपना. ठीक है. जब हमारे पास यंग फोर्स नहीं होगी, यंग वर्क फोर्स नहीं होगी, तो आप ग्रो कैसे करोगे. चाहिए क्या, पॉपुलेशन संभालना नहीं, उस यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड पे काम करना, डेमोग्राफिक पोटेंशियल को हार्नेस करना, वर्क ऑन स्किलिंग, वर्क ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वर्क ऑन दीज थिंग्स. आई थिंक दिस शुड बी योर आंसर. वेल, आपका कुछ और स्टेक हो सकता है इसमें, आप कुछ एडिशन कर सकते हैं, कुछ डिलीशंस कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी. A UN report released on Wednesday has provided the first official confirmation of something जो हम इतने महीनों से एंटिसिपेट कर रहे हैं. क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? कि इंडिया की पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू सरपास दैट ऑफ चाइना बाय द मिडल ऑफ दिस ईयर और एट द लेटेस्ट. ठीक है. तो बेसिकली जो एनुअल स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट निकाली गई है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा, वो ये कहती है कि मिड 2023 तक हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी 1428 मिलियन और चाइना की होगी 1425 मिलियन. मतलब मार्जिनली हम अहेड होंगे बेसिकली मिड 2023 तक. ओके. लास्ट ईयर यही सेम रिपोर्ट, मतलब यही सेम ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट निकाली थी अपनी एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, उसने एस्टिमेट किया था कि चाइना की जो मिड 2022 पॉपुलेशन होगी वो 1448 मिलियन होगी. ठीक है. और इंडिया की 1406 मिलियन होगी. तो आप देखिए कितना बड़ा गैप था हम दोनों में, और आज क्या हो गया है. ठीक है. The emergence of India as the world's most populous country this year therefore has a lot to do with relatively sharp drop in. आप जानते हैं एक ही साल में चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी, बहुत सारे और रीजंस की वजह से, ऑफ कोर्स कुछ नेचुरल रीजंस भी हैं, चाइना पॉपुलेशन जो है चाइना की वो रिड्यूस हो गई है बाय 23 मिलियन, 2.3 करोड़ इन जस्ट 1 year. Okay, of course there are these are only estimates. ये तो estimates ही हैं. Indirect methods को use करके, variety of indicators को use करके, जैसे fertility, mortality rates है ना. लेकिन आज तक हम usually जो UNFPA reports देखते हैं ये सही ही होती हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है बेसिकली, लेकिन आप कहेंगे इसकी फुल फॉर्म तो कुछ और लग रही है UNFPA की, क्योंकि इसका ओरिजिनल जो नाम है वो यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज है, इस वजह से. ठीक है. तो दे हैव बीन कमिंग आउट विद दिस रिपोर्ट एवरी ईयर सिंस 1978.
and they are considered a reliable indicator of global population trends. So in any case, population sizes वैसे dynamic होते हैं, बहुत सारे reasons हो सकते हैं. चाइना ने खुद ने नहीं सोचा था कि एक साल में उनके साथ क्या होगा, कितनी population decline हो जाएगी. तो dynamism यहाँ रहता है, ठीक है. So it's very difficult to capture कि अच्छा आज का बता दो कितने लोग रह रहे हैं इस देश में. It's not possible. चीज़ें चेंज होती रहती हैं, माइग्रेशन, दिस दैट, कई लोग बाहर चले जाते हैं, कई लोग डेथ, कई लोग बर्थ, बहुत सारे रीजन होते हैं. फास्टर ग्रोथ दैट इंडियाज ओन देन इंडियाज ओन एस्टिमेट्स. अब इंडियाज ओन एस्टिमेट्स क्या होता है? हमारा सेंसस, ठीक है. तो द मोस्ट रिलायबल फिगर्स फॉर इंडियाज पॉपुलेशन कम्स फ्रॉम द सेंसस दैट हैपन्स एवरी 10 years, बट इट हैजंट हैपन अभी तक. तो इस बार का लास्ट सेंसस कब हुआ है? 2011 में हुआ है. 2021 की एक्सरसाइज पोस्टपोन कर दी गई थी कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से. लेकिन अब देखिए, कोरोना वायरस पैंडेमिक को तो खत्म हुए नॉर्मलसी आए कितना समय होगा? खत्म नहीं कह रही, इन द सेंस जब हर काम हो रहा है तो ये क्यों नहीं? इसको डिले करना सही नहीं है. क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है इस बार के GS1 के पेपर में कि क्यों इट इज़ नॉट करेक्ट टू डिले 2021 पॉपुलेशन सेंसस. और हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों हमें बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट नीड है डेटा की, ठीक है. क्योंकि हम बहुत सारे जो आज डिसीजंस ले रहे हैं, पॉलिसी डिसीजंस, वो 2011 के सेंसस के बेसिस पे ले रहे हैं, और नहीं है 2000, ठीक है 22 तक चल जाता, लेकिन अभी नहीं है. बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं पिछले 1-2 सालों में. इट कैन नॉट वर्क नाउ, सो समथिंग हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी सॉर्ट ऑफ प्रीपोन्ड. अब जो भी है करिए. ओके, तो 2011 का जो सेंसस है हैड पुट इंडियाज़ पॉपुलेशन को रखा इन्होंने 1210 मिलियन, विच इज़ 121.08 करोड़ टू बी एग्जैक्ट. अगर यहाँ इन्फॉर्मेशन हम देखें, जुलाई 2020 में सेंसस ऑफिस ने कुछ पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस रिलीज की कि 2012 से 2036 के बीच में बेसिकली क्या ऑफिशियल एस्टिमेट्स रहेंगे. तो इन प्रोजेक्शंस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन 2023 में वाज एक्सपेक्टेड टू बी ओनली 1388 मिलियन, विच इज़ 139 करोड़. लेकिन हमें तो ये जो UNFPA की रिपोर्ट है वो कुछ और बता रही है ना. हमारे एस्टिमेट्स तो कम बता रहे हैं, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे हमें पता चलती है. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू दीज प्रोजेक्शंस, इंडियाज पॉपुलेशन इवन इन 2026 वो जो UNFPA बता रहा है उससे कम होगा, ठीक है. तो ये कुछ यहाँ पे मिसमैच दिख रहा है. तो बढ़िया है ना कि अपना सेंसस करवाइए. ओके, UNFPA रिपोर्ट सेज दैट इफ इंडियाज पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो एट द करंट पेस, ओके, जो हम बिलो 1% एवरी ईयर अभी ग्रो कर रहे हैं, तो हम डबल कर देंगे खुद के इस नंबर को इन नेक्स्ट 75 ईयर्स. लेकिन उससे पहले तो स्टेबलाइज हो जाएगी पॉपुलेशन. यही चीज़ ग्लोबल पॉपुलेशन पे भी अप्लाई करती है UNFPA के हिसाब से कि अगर हम इसी स्तर पे, इसी पेस पे ग्रो करते रहे तो हम डबल कर देंगे खुद को. पर बिफोर दैट ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज मच अहेड ऑफ दैट. डिलेड सेंसस, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अथॉरिटेटिव असेसमेंट ऑफ इंडियाज करंट पॉपुलेशन हैज़ बीन हैम्पर्ड by an intriguing delay in carrying out the census 2021 exercise. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है, census exercise produces basic input data for all kinds of indicators. कैसे प्लानिंग करनी है, यहाँ पे एक स्कीम लागू करनी है तो कितने लोगों के लिए. जैसे अब देखिए हम कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हम खाना बांट रहे हैं, एग्जाम्पल है ना, फ्री में या जैसे भी. तो एक्चुअल में नीड ज़्यादा की है लेकिन डेटा उतना ही है ना 2011 के बेसिस पे. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन हम सही पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पा रहे इस वजह से. दीज इंडिकेटर्स आर ऑल्सो यूज फॉर इन्वेस्टमेंट. अब देखिए कोई ग्लोबल इन्वेस्टर है, ग्लोबल पार्टनर है, यहाँ इन्वेस्ट करे, वो 2011 का सेंसस के डेटा पे लेगा. वही नहीं देखेगा मार्केट कितनी है, कितनी नहीं है, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, किस तरह की कितने बेसिकली 15 to 64 एज में ग्रुप में बेसिकली लोग हैं. तो नया डेटा होगा तो गुड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन सॉलिड नंबर्स फ्रॉम द सेंसस, द क्वालिटी ऑफ दीज डिसीजंस ऑफ कोर्स कुड सफर. ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है. अब हम इंडियन एक्सप्रेस कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद we would see two other things. The imagination of us. अब हम इस आर्टिकल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए कैसे इंडिया हैज़ बिन अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिया हैज़ बिन द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी. इस पे हम कम से कम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं. क्या पॉइंट्स लिखेंगे आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आया, वो भी बता चुकी हूँ, जिसमें बुद्धिस्ट संघास, यादवा काउंसिल, बहुत सारे और, जैसे महाभारत में देयर वाज दिस ड्यूटी कि आपकी एकमात्र ड्यूटी है सिटीजन्स की कि आप अपना नियुक्त करें सही लीडर. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं. जो आप उत्तर मरूर इंस्क्रिप्शन देखा हमने, ठीक है. लेकिन क्योंकि हर साल जब प्रीलिम्स में बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आना ही आना है, मेंस में बुद्धिज्म पे या जैनिज्म पे क्वेश्चन आना ही आना है GS1 में, तो मे बी द क्वेश्चन कैन बी दिस डायरेक्ट कि कैसे
Buddhism has told us the lesson of democracy, how in ancient India Buddhism is, sort of becomes a testimony for India being the mother of democracy. तो Buddhist democratic principles क्या हैं? अब इस पे तो आपको सिर्फ यही पता है कि Buddhist संघास होते थे, इसके अलावा क्या लिखोगे आप? तो इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को लिया है, आपको यहाँ से 4-5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आई वुड एक्सट्रैक्ट द पॉइंट्स फॉर यू, यू कैन से नोट इट डाउन, आप जैसे भी देखें। और ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया इज इंडीड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बाय क्लेमिंग दैट द आइडिया ऑफ इलेक्टेड। अब देखिए क्या है ना कि ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कहीं लोग समझते हैं कि इंडिया ने बस क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और फिर उसकी वजह से उस कोलोनाइजेशन की वजह से हमें पता चला कि अच्छा रूल ऑफ लॉ अच्छी बात है, डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ तो ठीक है वो लेके आए, एक बारी को हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमने उनको कॉपी किया जस्ट बिकॉज सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी अपना रही थी, तो एंग्लो अमेरिकन सिस्टम को देख के हमने भी अपना लिया। इट्स नॉट द केस। ऑल्दो आप समझते हैं कि जब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी ये रेवोल्यूशंस हुए उस समय ये नारे लगाए गए, उससे डेमोक्रेसी का जन्म हुआ और फिर हम सारी कंट्रीज ने एक एक करके अडॉप्ट किया। आपका जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी तक सीमित है। अगर आप इंडियन ट्रेडिशन की या इंडियन फिलोसफी ऑफ डेमोक्रेसी को देखेंगे तो हमारा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, मे बी बिकॉज ऑफ योर ओन बायसेस आप रिकॉग्नाइज ना करें कि ये डेमोक्रेसी है, बट दैट्स नॉट द केस। आप देखिए कोई भी नहीं होता ना कि ये डिसाइड करे कि दिस इज डेमोक्रेसी, अब जो इसको अलाइन नहीं कर रहा वो डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हर चीज़ आप ही ने क्यों डिसाइड की हुई है आज तक, हर चीज़ आप ही निर्धारित कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ये बेसिकली यहाँ थोड़ा सा प्रेमाइस था। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। अब देखिए हम जानते हैं ऑल आवर लाइव्स वी हैव नोन दिस के किंगशिप जो है, राजा है ना, इंडियन पॉलिटिकल लाइफ में इट्स बिन अ वेरी इट हैज गॉटन अ सेंट्रल प्लेस ऑलवेज, राइट। तो हमें लगता है कि मोनार्की थी, डेमोक्रेसी थी नहीं लेकिन जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी और कॉन्शियसनेस थी वो इस चीज के साथ पैरेलली चल रही थी, किंगशिप के कॉन्सेप्ट के साथ साथ। कैसे? ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा है जब अर्बन सेंटर्स आने लगे पोस्ट वैदिक सोसाइटी में, सब कुछ आप अपने स्टैटिक में भी पढ़ते हैं, पोस्ट वैदिक सोसाइटी के बाद अर्बन सेंटर्स, ट्रेडिंग सेंटर्स डेवलप हुए और इसी की वजह से जैनिज्म, बुद्धिज्म आया है ना, क्योंकि जैन्स जब जिन्होंने जैनिज्म अपनाया वो ऑफकोर्स वैश्यास थे। क्यों? क्योंकि they were sort of rid of they wanted to get rid of this casteist thing है ना and all of that। खैर हम यहाँ पे देख रहे हैं जब पोस्ट वैदिक सोसाइटी में अर्बन सेंटर्स पर अपने लगे तो हमने क्या देखा, समिति और सभा को रिप्लेस होते देखा बाय गणा, संघा, श्रेणी। ठीक है, तो आप ये लिखिए गणा, संघा और श्रेणी, आप अपना एक पॉइंटर बना सकते हैं ओके कि कैसे ये हमें यहाँ से डेमोक्रेटिक असेंबली की एक हिंट मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बाय द 6th century BCE during the times of the Buddha they evolved as oligarchies, the most powerful of which emerged as non-monarchical self-governing sovereign। अब आप क्या लिखेंगे? बुद्धिस्ट रिपब्लिक्स के बारे में लिखेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। आपने पहले लिख दिया कि गण, संघा, पोस्ट वैदिक सोसाइटी में अर्बन सेंटर्स हैड दिस गण, संघा, श्रेणी, है ना। फिर उसके बाद सेकंड लिखिए बुद्धिस्ट एरा के समय पे या 6th century BC के समय पे हमें क्या पता चलता है? रिपब्लिक्स के बारे में पता चलता है। जैसे अगर हम संस्कृत टेक्स्ट देखें, अष्टाध्याय है ना, या बुद्धिस्ट वर्क्स देखें, मज्जिमा निकाया, ठीक है, तो इसमें हमें पावरफुल रिपब्लिक्स के बारे में जो उस समय एग्जिस्ट करा करते, तो 3-4 एग्जांपल लिख दीजिए। पावरफुल साक्यास ऑफ कपिलावस्तु, ठीक है, साक्यास का मेंशन कीजिए, है ना। और क्या, वज्जीज लिख सकते हैं, मल्लाज लिख सकते हैं, और यहाँ पे और बहुत सारे लिखे हैं। यू कैन ऑफ कोर्स मेंशन 3 to 4 और 2 to 3 कोलियाज ऑफ देवदाहा एंड रामग्राम, बुल्लीज ऑफ अल्लाकप्पा, जो दीज आर द एग्जांपल्स जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई वुड से इजी है, साक्यास लिखिए, आपको याद ही होगा साक्यास ऑफ कपिलावस्तु, वज्जीज, मल्लास, है ना। तो ये एग्जाम्पल लिखिए, दीज वर लाइक वेरी पावरफुल रिपब्लिक्स, और इनका मेंशन हमें अष्टाध्याय और मज्जिमा निकाया से भी मिलता है। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फीचर्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एज आउटलाइंड इन द बुद्धिस्ट सोर्सेज इंडिकेट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स विद द डेमोक्रेसी इन अर्ली बुद्धिस्ट इंडिया। अगर हम देखें बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में तो देखिए बहुत बार, जैसे यहाँ पे आप महापरिनिर्वाण सुट्टा को अगर आप पढ़ेंगे, है ना, दीघनिकाया का, दीघनिकाया मेंशन कर दीजिए, तो हमें पता चलता है कुछ इसेंशियल चीजें कि वज्जी रिपब्लिक, है ना, किन प्रिंसिपल्स पे निर्धारित थी। तो मैं आपको अगर बताऊं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री क्या थी, तो इसी में ही बेसिकली दीघनिकाया के महापरिनिर्वाण सुट्टा में ही, तो उसमें एक ऐसी जो
अजात शत्रु थे, किंग ऑफ मगध, तो वो इन्वेड करना चाहते थे वज्जी को, वज्जी रिपब्लिक को। तो उन्होंने अपने मिनिस्टर को बेसिकली भेजा बुद्धा के पास कि आप एडवाइस दीजिए, आप रहे हैं आसपास के एरियाज में, रिपब्लिक्स में, तो व्हाट डू यू थिंक कि हम कैसे बेसिकली उन्हें हरा सकते हैं, कैसे इन्वेड कर सकते हैं। तो बुद्धा ने बोला देखिए 7 इसेंशियल फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे जो वज्जियन रिपब्लिक है वो स्थित है, ठीक है। और अगर आपको बेसिकली उनको हराना है तो ये उनमें फूट डालनी पड़ेगी। ये अगर जब तक ये 7 की 7 चीजें इनको बाइंड करती हैं इस रिपब्लिक को, और ये एग्जिस्ट करती हैं, फॉलो की जाती हैं, इम्प्लीमेंट की जाती हैं, तो डिसिप्लिन है वहां पे, chaos हो ही नहीं सकता और आप तब तक इन्वेड नहीं कर सकते। ऐसे क्या 7 प्रिंसिपल्स बुद्धा ने बताए। तो देखिए वज्जी जो रिपब्लिक था कैसे फंक्शन किया करता है, हम सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं बुद्धिस्ट एरा में। टू गैदर टुगेदर एंड होल्ड रेगुलर मीटिंग्स एंड असेंबलीज, to meet together in concord, rise in concord, and to carry out undertakings in concord. Point number 3, to enact nothing not already established, abrogate nothing that has been already enacted, and act in accordance with the ancient institutions of Vajjayans. To honor, अभी देखिए मैं आपको बताऊंगी, do not worry, to honor, esteem, revere and support the Vajjayan elders and consider it to be a duty to be attentive to their words, to honor women and to not detain them by force or abduction, to honor, esteem, revere and support the old shrines in the town and the country, and rightful protection, defense and support provided by the Arhants. तो बेसिकली हमें यहाँ से ये पता चलता है कि एक साथ खड़े हैं, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ मरेंगे, राइज इन कॉन्कॉर्ड, अंडरटेकिंग्स इन कॉन्कॉर्ड, ये चीज़ हमें पता चलती है एकता के बारे में। असेंबलीज होंगी, ये पॉइंट नंबर 1 ही हमें बता देता है। आपको याद नहीं कर रहे, मैं बता रही हूँ जिस्ट क्या है इस चीज़ का, ठीक है। और जो वज्जियन एल्डर्स हैं उनके बात को ऑनर करना, उनको रेवर करना, उनको रिस्पेक्ट करना, विमेन रिस्पेक्ट के बारे में भी यहाँ चीज़ आती है, ठीक है। राइटफुल प्रोटेक्शन, डिफेंस, ये सारी चीज़ें बेसिकली जो एक डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन में हो सकती हैं वो यहाँ हमें मिलती हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज द रिपब्लिक फॉलोज दीज 7 आइडियल्स ऑफ गवर्नेंस, इट सफर नो डिफीट्स, इनमें डिफीट करा ही नहीं जा सकता इनको, ओके। तो ये चीज़ बेसिकली बुद्धा ने बताई थी उनको। Okay, the episode illustrates that the power vested in these republics formed a self-consciously democratic political governance which vested on the principles of providing well-being. तो basically हमारी डेमोक्रेसी का बिल्कुल जो उसमें इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, सब कुछ आपको मिल रहा है यहाँ, लिबर्टी है, लेकिन उसके हम एक स्टेप अहेड जाते हैं हमारी डेमोक्रेसी। और आप ये लिख सकते हैं कैसे हम वेलबींग की भी बात करते हैं, हम ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं, ओके। वी टॉक ऑफ होल्डिंग असेंबलीज फॉर जनरल कंसेंसस, इंश्योरिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, ओके। और फिर आप क्या लिख सकते हैं, आप वज्जी के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा लिच्छवीज के बारे में लिख दीजिए। ऑफकोर्स हम एंशिएंट रिपब्लिक्स की बात कर रहे हैं। तो लिच्छवीज दे यूज टू होल्ड अ पब्लिक असेंबली इन संथग्रह, जिसे हम कॉमन हॉल कहते हैं। तो संथग्रह ट्रेडिशन के बारे में लिखिए, ठीक है। तो ये संथग्रह जो बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। तो इस कॉमन हॉल में ये जो असेंबली हुआ करती थी लिच्छवी रिपब्लिक के समय पे, तो व्हाट हैपेंड इन दैट केस वाज यंग एंड ओल्ड पीपल वुड अटेंड दिस पर्टिकुलर असेंबली। Any administrative decision was made through general consensus or unanimity, as you would say today. There, assemblies discussed a range of matters, including military to administrative, agriculture, business activities. Everything was decided with this particular, assembly. तो क्या किसकी तरह एक्ट कर रहा है कि पॉलिसी बनाना है, ये करना है, कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। तो ये जो कॉमन हॉल सिस्टम था लिच्छवीज के समय पार्लियामेंट की तरह एक्ट करता था, ओके। तो यहाँ पे द असेंबली जो है बेसिकली उसको प्रिसाइड कौन करता था, एक इलेक्टेड चीफ क्लैन का ही, जिसे हम राजा कहा करते थे, है ना। उनको गाइड कौन करते थे, इलेक्टेड ऑफिसर्स। इलेक्टेड, आई यूज द वर्ड इलेक्टेड, ठीक है। इलेक्टेड राजा, इलेक्टेड ऑफिसर्स, वही कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट, ओके। लिच्छवीज एंड द संथग्रह। अब देखिए आप ऑफकोर्स कई जगहों पे इसे संथग्रह लिखा है, संथाग्रह लिखा है, जैसे भी आप इसको देखें, ओके। तो यहाँ पे हमें पता चलता है he was guided by elected officers, the Buddhist treatise अट्ठ कथा, ठीक है। तो अट्ठ कथा आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि 3 हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ लिच्छवियन असेंबली, एक होता था प्रेसिडेंट जो गण मुखिया या राजा, जैसे भी आप बोले, एक होते थे वाइस प्रेसिडेंट उप राजा, और एक होते मिलिट्री जनरल सेनापति, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ हमें पता चलती हैं। There existed a proper system to elect, जैसे कि मैंने बताया जब गण मुखिया जो है, राजा जो है इलेक्ट होके आ रहा है, उसके साथ के जो प्रोमिनेंट ऑफिसर्स हैं, 8 प्रोमिनेंट ऑफिसर्स ऑफ द काउंसिल, कैबिनेट सिस्टम है बिल्कुल, ठीक है।
तो 8 कुलिकाज, तो वो इलेक्ट होके आ रही हैं ये सारे बेसिकली। और जो वोट कास्टिंग हो रही है, तो आप वोट कास्टिंग के बारे में लिखिए, जिसे छंद कहते हैं, फ्री चॉइस है ना। तो वोट कास्टिंग हो रही है पब्लिक मीटिंग में, जो ये पब्लिक मीटिंग का हो रही है संथाग्रह में हो रही है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, द बुद्धिस्ट थिंकिंग और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आप संघास के बारे में तो लिखेंगे कि एक रिलीजियस फॉर्मेशन है संघा, लेकिन उसमें भी मॉन्क्स और नन्स डेमोक्रेसी के रूल्स के माध्यम से एडमिशन होना, पार्टिसिपेशन होना, एवरीबडी कुड स्टैंड अप एंड कीप देयर पॉइंट, एंड ये सब कुछ आप पढ़ते हैं। द धार्मिक ओरिएंटेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग सिविलाइजेशनल जर्नी makes it distinct from Western liberal democracies, and this is something which doesn't go well with them maybe. Okay, अब देखिए यहाँ पे हमें और भी आर्टिकल्स देखने हैं इंडियन एक्सप्रेस के। ओके, दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ आर्टिकल एंड देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन हियर। तमिलनाडु ने पास किया है रेजोल्यूशन सीकिंग बेनिफिट्स ऑफ SC रिजर्वेशन फॉर दलित क्रिश्चियंस। तो आप जानते हैं ऑलरेडी कि क्या दलित क्रिश्चियंस या दलित मुस्लिम्स को वही रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि दे हैड कन्वर्टेड, है ना, उन्होंने तो कन्वर्ट किया था इसी कास्ट हायरार्की को इन्वेड करने के लिए हिंदुइज्म में, है ना। तो फिर जब वहाँ कन्वर्ट हो गए और वो जो रिलीजन है ये आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई कास्ट हायरार्की नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ नहीं, वो आज भी अनटचेबिलिटी अपने रिलीजन में भी फॉलो करते हैं, फॉलो किया जाता है उनके साथ। तो जब उनकी तो इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा तमिलनाडु कह रहा है, ठीक है। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया है स्टेट असेंबली में कि जो दलित क्रिश्चियंस हैं उनको भी SC रिजर्वेशन दी जाए, ठीक है। तो ये क्योंकि ऑफकोर्स सोशल जस्टिस तो तभी प्रॉपर टर्म्स में हो सकता है हर एक एस्पेक्ट में, जब हर किसी को, DMK के पहले भी उन्होंने, जब वो सरकारों में रहे हैं तो उन्होंने ये चीज़ें की हैं। अब देखिए जमतारा फ्रॉड, ओवर 2500% डूब्ड। जमतारा पे आप जानते हैं, जमतारा पे तो एक वेब सीरीज बन गई है, तो आप जानते हैं किन तरह के फ्रॉड्स के लिए जाना जाता है। और ऑफ कोर्स आप बहुत सारे, आप अपने GS4 में बहुत बार जमतारा जमतारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कस्टमर केयर फ्रॉड, जमतारा कस्टमर केयर फ्रॉड एज एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे आप इसे मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए अब आपको ये बात पता होगी, बहुत सारे इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सोफिस्टिकेटेड जगहों से पढ़े हुए इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने ऑफकोर्स ये इतना बड़ा स्कैम है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा आप एक साल के अंदर अंदर किसी को डूब करते हैं। तो उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जो अपने ऑफकोर्स कैपिटल को तो यूज़ करना है, जो आपने नॉलेज ली है इतनी सारी, तो गलत काम हो अच्छा काम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमें क्या पता चला है कि जमतारा में क्या हुआ करता है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल नंबर्स पहले तो लेंगे, ठीक है। तो अपने मोबाइल नंबर्स को पोस्ट करेंगे आप ऑनलाइन कि हम कस्टमर केयर नंबर हैं, जैसे SBI के कस्टमर केयर नंबर या येस बैंक के कस्टमर केयर नंबर या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के कस्टमर केयर नंबर, मीशो, दिस दैट, है ना। तो आप अब क्या है, कोई इंसान है उसकी कोई दिक्कत हुई है, मे बी आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और फिर कुछ एक काम आ गया, तो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे कस्टमर केयर नंबर फॉर SBI, कस्टमर केयर नंबर फॉर मीशो, व्हाटएवर, है ना। तो फिर आप इस तरह के किसी एक नंबर पे आएंगे, है ना, और फिर उसको आप क्लिक करेंगे, फिर कॉल करेंगे, है ना। तो फिर ऑफकोर्स क्योंकि फ्रॉड्स तो ऐसे होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप पता नहीं चलने देना ना। तो जो फ़ोन उठाएगा वो अक्यूज्ड है, वो कहेगा मैं कस्टमर केयर ऑफिशियल हूँ, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, व्हाटएवर नॉनसेंस। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि देखिए हम अपना एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कॉल, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव भी फ्रॉड ही है और क्या है। तो खैर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है, कई लोगों को तो पता ही नहीं है, उनको सच में ऐसा लग रहा है कि वो लेजिटिमेट लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेजिटिमेट वो SBI के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस हैं। खैर तो क्या होता है, फिर जब आपने बात की तो फिर वो कहेंगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात हुई, सीनियर एग्जीक्यूटिव आपको कहेगा कि देखिए आप क्या करें, आप एक एप्लीकेशन है, ऐप है हमारी SBI की, SBI एनी डेस्क, है ना, वैसे येस बैंक एनी डेस्क, ऐसे बहुत सारे बैंक के प्रीफिक्स लगा के एनी डेस्क या ऐसा ऐसा कुछ ऐप्स हैं, तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो विक्टिम बेसिकली क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने उन्हें कहा, जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल की और वो कहेंगे कि देखिए अगर आपको अपनी पासबुक फॉर एग्जांपल अपडेट करवानी है, ये भी करना है, तो ये अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दीजिए पैसे, एंड ऑल ऑफ दैट जो भी होता है, फिर इससे मनी साइफन हो जाती है इस एप्लीकेशन के थ्रू। और यही मॉडस ऑपरेंडी है बेसिकली इनका काम करने का जमतारा से, और ये चीज़ अब डिटेक्ट हो गई है, एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ ह्यूज फ्रॉड। अब हम द हिंदू के आर्टिकल्स देख लेते हैं जितने भी यहाँ पे हैं। ओके
Fox News avoids trial to pay $787.5 million defamation case. Now this is huge, this much amount, पर खैर settlement is settlement. ताकि जो ट्रायल है वो और स्ट्रेच ना होता रहे, तो फॉक्स न्यूज़ ने क्या किया है, फॉक्स न्यूज़ ने एक सेटलमेंट की है, ओके, बेसिकली किसको, डोमिनियन को, ठीक है। डोमिनियन क्या है, आई वुड टेल यू, देखिए क्या है डोमिनियन, एक कंपनी है, टेक कंपनी है, वोटिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो फॉक्स न्यूज़ ने मतलब ऐसे 2022 यूएस इलेक्शन के अपने चलते चलते आप कैरीड अवे हो जाते हो और कुछ भी बोल देते हो, तो आप कहते हैं कि देखिए डोमिनियन जो टेक कंपनी है, जो वोटिंग टेक्नोलॉजी और वोटिंग मशीन्स वगैरह जो भी बनाते हैं, देव डन दिस एंड वो, है ना, इसी कॉन्स्पिरेसी की है उन्होंने 2020 के यूएस इलेक्शंस को मिलाइन करने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ऐसी कुछ भी बोल दिया आपने और वो मानहानि है, डिफेमेशन है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो इस वजह से फिर केस हुआ, फिर केस और स्ट्रेच ना हो तो फॉक्स न्यूज़ ने कहा कि ठीक है हम सेटलमेंट कर देते हैं। अब आपकी ठेस पहुंची है अगर आपकी रेपुटेशन को, तो $787.5 मिलियन हम आपको ऐसे सेटलमेंट दे रहे हैं। डिफेमेशन केस ब्रॉट बाय वोटिंग टेक्नोलॉजी कंपनी डोमिनियन दैट alleged the network knowingly aired false claims linking its machines to a conspiracy to undermine the 2020 US election. ओके, तो यही बातें यहाँ लिखी हैं कि फॉक्स न्यूज़ ने बोला, एक्नॉलेज किया कि देखिए जो कहीं कोर्ट रूलिंग की फाइंडिंग्स थी कि हमने फॉल्स चीज़ें एयर की, वो सही हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं वो फॉल्स थी एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो बस, और ये स्ट्रेच ना हो और फालतू हमारे एम्प्लॉयज़ को भी झंझट ना हो, हम यही चाहते हैं और तो कुछ भी नहीं, इसीलिए हम ये फैसला ले रहे हैं, ठीक है। Now this is called compromise. Union cabinet gives nod for ₹6,003 crore quantum mission. आई वुड सजेस्ट कि आप क्वांटम मिशन पढ़ के जाइए कि क्वांटम मिशन के तहत क्या क्या हो रहा है, ठीक है, कि मतलब क्या क्या चीज़ें बनेंगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो आप जानते हैं यूनियन कैबिनेट ने वेंसडे को अप्रूव किया है ₹6,003 करोड़ नेशनल क्वांटम मिशन को, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और एसोसिएटेड एप्लीकेशंस को प्रमोट किया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर्स आप जानते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं एक एटम की, उसको एक्सप्लॉइट करता है, विच इज़ एक्सप्लेनेबल ओनली बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। प्रॉमिस है अ रिलायबल क्लास ऑफ कंप्यूटर्स जो बहुत फास्ट वर्क करती हैं, ठीक है, स्पीडिएस्ट मशीन्स ऑफ टुडे, क्वांटम कंप्यूटर्स, ओके, एंड ऑल्सो फैसिलिटेट एक्सपोनेंशियली सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ऑफ कोर्स सेफ्टी वुड बी kept in mind with wide applications. मिशन को बजट में आप याद है, यूनियन बजट ऑफ 2023 8,000 करोड़ का तो एलोकेट किया गया था एंड ऑल ऑफ दैट। तो प्लान क्या है कि हम डेवलप करेंगे, अब आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी ऑफ कोर्स पूछा जा सकता है, नेशनल ऑफ कोर्स क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको प्रिपेयर करके जानी है। तो अगर हम क्वांटम मिशन की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट स्केल, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, कुछ भी लिखा हो सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने हैं जिसमें 20 to 50 फिजिकल क्यूबिट्स इन 3 years, है ना। फिर उसके बाद और आगे हमें बढ़ना है 50 to 100 फिजिकल क्यूबिट्स वाले इन 5 years, 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स इन 8 years। अब जैसे हम अपने बेसिक कंप्यूटर में बेसिक यूनिट देखते हैं बिट्स 1 and 0, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट्स देखते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने के यूनिट्स हैं ये, क्वांटम बिट्स, क्यूबिट्स, जो भी आप इसे कहें, दे आर द यूनिट्स ऑफ प्रोसेस बाय द क्वांटम कंप्यूटर्स। और क्या एम्बिशंस हैं इसमें कि सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशंस हो सके बिटवीन ग्राउंड स्टेशंस ओवर द रेंज ऑफ 2,000 kilometers within India, long distance secure quantum communications with other countries, intercity quantum key distribution over 2,000 kilometers, है ना, ये सारी बातें वहीं लिखी हुई हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे मैग्नेटोमीटर्स को भी विद हाई सेंसिटिविटी इन एटॉमिक सिस्टम्स, एटॉमिक क्लॉक्स बनाएंगे प्रिसिशन टाइमिंग के लिए, कम्युनिकेशंस, नेविगेशन, फैब्रिकेशन, हर चीज़ में हम बेसिकली आगे एक्सेल करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हम 4 थीमेटिक हब्स, टी हब्स सेटअप करेंगे इन टॉप, मतलब जो एग्जिस्टिंग टॉप एकेडमिक नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जैसे IITs वगैरह, है ना। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के से रिलेटेड हम बेसिकली टी हब्स बनाएंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। तो ये आपको पता होनी चाहिए। आई रिपीट, क्वांटम कंप्यूटिंग,
quantum communication, quantum sensing and metrology, quantum materials and devices. The hubs will focus on the generation of new knowledge through basic and applied research as well as promote R&D in areas that are mandated to them. अब देखिए, आप जानते हैं अभी तक 6 ही कंट्रीज ऐसी हैं, अब उसमें इंडिया भी ऐड हो जाएगी, जो क्वांटम कंप्यूटिंग में इस तरह की महारत हासिल कर चुकी हैं. Okay, state cannot discriminate against individuals over sexuality, says Supreme Court. अब देखिए यहाँ पे जैसे कि केंद्रीय सरकार ने बोला कि ये एक अर्बन एलिटिस्ट डिमांड है, जो पिटिशनर्स हैं वो अर्बन एलिटिस्ट लोग हैं. तो इसके रिस्पॉन्स में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए सेक्सुअल ओरिएंटेशन सिर्फ अर्बन लोगों में ही अलग हो सकती है. ये क्या बात है? ये देखिए नेचुरल चीज है, दिस इज एन इनेट कैरेक्टरिस्टिक, है ना. इस पे इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं होता कि आप कैसा किसके लिए फील करते हैं या कैसा खुद को आइडेंटिफाई करते हैं. तो ये सिर्फ ऐसा कैसे हो सकता है कि रूरल एरियाज में नहीं है, सिर्फ अर्बन एरियाज में है? इस पे तो कोई डेटा ही नहीं है ना. और साथ ही में बात ये है कि अगर अर्बन एरियाज में रिसेंटली हम इसको मैनिफेस्ट जरूर होते देख रहे हैं. क्यों इन तरह की डिमांड्स को? क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा है, पीपल आर कमिंग अप मोर हियर, पीपल आर मोर अवेयर हियर, मे बी दिस इज व्हाट द CJI सेज. ये हो सकता है, लेकिन ना ये कह देना कि ये एलिटिस्ट पुश है एंड ऑल ऑफ दैट, कुछ गिने चुने मुट्ठी भर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो ऐसा क्लेम कर रहे हैं, ऑल ऑफ द सेमी रूरल इस तरह के लोग ये मानते भी नहीं हैं. दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. तो वही चीज मोर और लेस यहाँ पे लिखी गई है. द चीफ जस्टिस ऑल्सो अंडरस्कोर्ड दैट द गवर्नमेंट हैज शोन नो डेटा. आपने कोई आप जो बोल रहे हैं उस पर डेटा लेके आते, अभी तक तो आपने कोई डेटा नहीं दिखाया, है ना. तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे. और देखिए फिर एक किसी जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब कि सिर्फ elite people, this is absolutely without grace. क्योंकि जो उनके क्लाइंट है जैनाब पटेल, उनको एक ट्रांसजेंडर पर्सन है, उनको शी वॉज थ्रोन आउट ऑफ अ हाउस, है ना, और उनको भीख मांगनी पड़ी थी स्ट्रीट पे. आज उनके खुद शी मेड हर ओन नेम इन दिस एंटायर वर्ल्ड, है ना. KPMG की आज वो डायरेक्टर हैं. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई हैं कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है कहना कि सिर्फ एलिटिस्ट या अर्बन पुश है इस चीज़ को एंड ऑल ऑफ दैट. अब देखिए यहाँ पे बस 1-2 आर्टिकल्स हमें रह गए हैं. बैटिंग फॉर बैट्स, केरला इंस्टीट्यूट स्ट्राइव्स टू डिस्पेल मिथ्स. देखिए यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और इस तरह की जो बातें हैं, तो उसमें बैट्स जो हैं उनके आसपास काफ़ी मिथ्स हैं कि हॉरर मूवीज़ में हमें दिखते हैं, दे बैड, दे फिल्दी, दे दिस दैट, ये सारी चीज़ें. बैट्स को यूजुअली हम काली चीज़ें इनसे एसोसिएट करते हैं, तो वी एंड अप किलिंग देम, है ना. दिस बाई कि नहीं अच्छा नहीं है ये, मतलब अगर हम स्टीरियोटिपिकली भी देखें तो ये सारी चीज़ें हैं. तो इसीलिए जो केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो एक मिशन चला रहा है, बैट फॉर बैट्स, यानी कि बैटिंग फॉर बैट्स इन द सेंस अवेयरनेस फैलाना कि किस तरह की इकोसिस्टम सर्विसेज ये परफॉर्म करते हैं और क्यों इनकी ज़रूरत है हमारी इकोसिस्टम और हमारे पूरे वर्ल्ड को या इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए. सबसे क्रूशल रोल आप जानते हैं पॉलिनेशन में, सीड डिस्पर्सल में, 500 से ज़्यादा कमर्शियल प्लांट्स के लिए. तो आप आज अगर कुछ खा रहे हैं, बेच रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, जो भी इस तरह की जो कमर्शियल कल्टिवेशन हो रही है, उसकी पॉलिनेशन ही बैट्स की वजह से हो सकती है. फॉरेस्ट रीजनरेशन बैट्स की वजह से हो सकती है, ठीक है. और साथ ही में सबसे महत्वपूर्ण जो इनका काम है वो इंसेक्टिवोरस हैं, क्योंकि ये है ना. अगर एक वैसे सारे बैट्स इंसेक्टिवोरस नहीं होते, फ्रूगीवोरस वगैरह आप जानते हैं. खैर अगर कोई एक बैट इंसेक्टिवोरस है तो एक छोटा सा जो बैट है ना, जो बहुत छोटा है, वो कंज्यूम कर जाता है एक ही घंटे में 1400 स्मॉल इंसेक्ट्स को. तो आपकी क्रॉप्स भी तो सेव रहती हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है. तो ये सब यहाँ पे बताया गया है. तो इसलिए कैंपेन चलाया जा रहा है. तो आप लिख सकते हैं रीसेंट कैंपेन्स टू जनरेट अवेयरनेस ऑन देयर इकोसिस्टम सर्विसेज एग्जाम्पल के, और साथ ही में मिथ्स हमें डिस्पेल करने हैं इस तरह के. अब सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है कि इन्फोर्स कीजिए न्यू रूल्स टू चेक स्ट्रे डॉग नंबर्स. ओके. अब आप जानते हैं कि ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि जब ये रूल्स आए थे तो हमने इनको डिस्कस किया था. इस बार के आपके प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डॉग बाइट्स हम देख रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है. तो हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए बिल्कुल, जैसे कि यहाँ लिखा है. ओके. और तब द हिंदू के एक एडिटोरियल में, बट आई वुड डिस्कस them with you again. पहली बात तो जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 आए हैं, जो मार्च 10 को आए थे, बेसिकली ABC रूल्स याद कीजिए हमने डिस्कस किए थे.
तो ये रूल्स किसके तहत आए हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप जैसे कि यहाँ पढ़ सकते हैं 1960 के एक एक्ट के माध्यम से लाए गए हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट। ओके तो ये बेसिकली सुपरसीड करते हैं अब ABC रूल्स 2001 के, ठीक है, 2001 के उन रूल्स को सुपरसीड कर रहे हैं। अब क्यों जरूरत पड़ी है नए रूल्स डालने की, 2001 के रूल्स भी तो बढ़िया ही काम करते हैं, डॉग्स तो आज भी वैसे ही हैं, एनिमल्स तो आज भी वैसे ही हैं, वही प्रोटेक्शन चाहिए होगी या वही बर्थ कंट्रोल चाहिए होगा, जी नहीं। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, ठीक है, तो देयर वाज दिस हियरिंग बिटवीन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और एक ऑर्गेनाइजेशन थी पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रैवल्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक केस था 2009 में, तो उसके चलते बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी 2009 में, तो उसको एड्रेस करने के लिए नए रूल्स आए। तो अगर आपके प्रीलिम्स में ये बात लिखी है कि द न्यू रूल्स ABC 2023 हैव बीन ब्रॉट अप टू एड्रेस द सुप्रीम कोर्ट 2009 गाइडलाइंस, दैट्स ट्रू। ओके तो बेसिकली क्या हमारे यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, हम रेगुलेट और स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल या ABC प्रोग्राम को, और एनिमल वेलफेयर इश्यूज को भी एड्रेस करना चाहते हैं। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये क्या करता है, ये स्टेरिलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन को से रिलेटेड बेसिकली गाइडलाइंस को ले डाउन करते हैं रूल्स। अब देखिए स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है, और बच्चे प्रोड्यूस ना हो, है ना, बर्थ कंट्रोल। लेकिन अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, इम्यूनाइजेशन, तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना, रेबीज ना हो, उनको सारे शॉट्स लगे प्रॉपर्ली, वैक्सीनेशन एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दे शुड ऑफ कोर्स गो हैंड इन हैंड, और यही सही मीन्स है एज पॉपुलेशन कंट्रोल। ओके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है पॉपुलेशन कंट्रोल इंश्योर करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो आप पढ़ सकते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ऑफ कोर्स आपके प्रीलिम्स में लिखी हो सकती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ओनस लाइज ऑन हुम, है ना, जो लोकल बॉडीज हैं जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज भी आती हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आती है, पंचायत भी आती हैं, और रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी आती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके तो ये भी ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए दैट मेंटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स ऑन LSGs, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स एंड RWAs, और साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्रूएलिटी इन्वॉल्व है, देखिए जो 2009 का सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी वो इसी बारे में थी कि ABC प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हुए क्रूअल मत हो जाइए आप इतना, ठीक है, तो वो क्रूएलिटी भी रिमूव करनी थी। ABC यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल के दौरान आप कहीं क्रूअल तरह से चीज़ें तो इंश्योर नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो स्टेरिलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं प्रोसीजर एक ह्यूमेन मैनर में कंडक्ट कीजिए, ताकि अननेसेसरी आप किसी को स्टेरिलाइज कर रहे हैं किसी एनिमल को, तो अननेसेसरी हार्म हो रहा है या सफरिंग हो रही है, दैट्स नॉट डन। ओके उसके बाद उसकी मौत ही हो जाती है फिर। तो बेसिकली ये जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि एडिक्वेट पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी एनिमल्स को दी जानी चाहिए स्टेरिलाइजेशन या इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस के बाद, पेन मैनेजमेंट, वेलबींग, एनिमल वेलबींग, जैसे भी ये सब कुछ इंश्योर किया जाना चाहिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर्स, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि नॉन लीथल मेजर्स ले हम पॉपुलेशन कंट्रोल के, पहली प्रायोरिटी ऑफ कोर्स आपकी यही रहे, ठीक है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये था कि जस्ट बिकॉज एक एरिया में फॉर एग्जांपल स्ट्रे डॉग मेनेस हो गया है तो आप उन स्ट्रे डॉग्स को ट्रांसफर कर दो दूसरे एरिया में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इशू है वो इट कैन नॉट बी परमिटेड, रीलोकेशन ऑफ डॉग्स कैन नॉट बी परमिटेड, तो ये चीज़ इन रूल्स में भी लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ही तो बेसिकली हमें इम्प्लीमेंट करना है ना, तो बस आपको यही सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन होगा ABC प्रोग्राम का अलॉन्ग विद एंटायर रेबीज प्रोग्राम, सो दैट्स ट्रू, वही तो मैंने आपको शुरुआत में बताया that the municipal corporations have to jointly implement immunization and also this birth control thing, ठीक है, तो ये चीज़ आपको of course पता होनी चाहिए। Thank you so much, please like the video.